नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। हमारे साथ हैं विष्णु जैन, जिन्होंने ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी जीत हासिल की है एएसआई रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसने साफ साफ ये बता दिया है कि ये भव्य मंदिर था और 17वीं शताब्दी में इसे तोड़ा गया। स्वागत है विष्णु जैन जी। विष्णु जैन जी, ये तो एएसआई की रिपोर्ट ने लिख दिया कि ये 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया, बाकायदा इंस्क्रिप्शन का हवाला दिया गया, पूरे उसके साइंटिफिक सर्वे किए गए। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम चेहरे, लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। और आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि ये कोई साइंटिफिक सर्वे एएसआई का नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे ओवैसी ने कहा हो या फिर अब बहुत सारे मुस्लिम उलेमा और जो लोग हैं वो भी इस बात को कहें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने 21 जुलाई के ऑर्डर से अपॉइंट किया था। तब किसी ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया था कि एएसआई विश्वसनीय संस्था नहीं है, इनको नहीं अपॉइंट करना चाहिए या किसी और एजेंसी को बुला लेना चाहिए। जब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 25, 26 और 27 जुलाई को 3 दिन बहस हुई। 3 दिन की पूरी बहस में कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आया कि एएसआई को नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला दिया, तब भी ये कोई बात नहीं कही गई। सुप्रीम कोर्ट मामला ट्रैवल किया, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई की। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात नहीं कही गई कि साहब एएसआई नहीं, किसी और संस्था को बैठा लीजिए। किसी ने ये बात नहीं कही। तो एएसआई पे दोनों लोगों ने कहा कि जब कोर्ट में फैसला दे दिया कि एएसआई एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एएसआई को इसमें अपना काम करने दिया जाए। तो जहां तक एएसआई की क्रेडिबिलिटी की बात आती है, वो रिपोर्ट आने के बाद उसमें प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, पर एएसआई की जो एक फाइंडिंग है, एएसआई जो पूरा काम करती है वो साइंटिफिक बेसिस पे करती है। और राम मंदिर के केस में 2020 1 एसटीसी पेज 1 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बात होल्ड की है कि एएसआई जो है एक साइंटिफिक बॉडी है जो हिस्ट्री और वेरियस स्क्रिप्चर्स और वेरियस ट्रैवल अकाउंट्स और सारी साइंस के आधार पे, सारी टेक्नोलॉजी के आधार पे अपनी फाइंडिंग्स देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तो खुदाई भी नहीं हुई। उनका ये ऑब्जेक्शन था सिर्फ और सिर्फ अंजुमन इंतजामिया का, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि यहाँ खुदाई ना की जाए। खुदाई भी नहीं हुई। बिना खुदाई किए जब मिट्टी हटाई गई तो वहां पे मूर्तियां मिल रही हैं। जो वेस्टर्न वॉल है, एएसआई को मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए अलग कर दीजिए। जो वेस्टर्न वॉल है, क्या कोई भी आदमी कह सकता है कि ये मस्जिद का एक निर्माण है? जो वहां पे मूर्तियां मिली हैं हिंदू देवी देवताओं की, विष्णु भगवान की शिवलिंग मिला है, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, क्या कोई कह सकता है कि मस्जिद में उपयोग होती हैं? जो वहां खंबे हैं, वो खंबे जो है वो साफ साफ कह रहे हैं हिंदू मंदिर के खंबे हैं। कोई भी आदमी नंगी निगाहों से देख के नहीं कह सकता है कि एक मस्जिद का निर्माण है। तो ये सारी बातें आप आर्ग्यू कर सकते हैं, पर फैक्ट के आधार पे आपकी बातें बेस होनी चाहिए ना। तो एएसआई ने जितनी ओपिनियन दी है फैक्ट के आधार पे दिया। आप एएसआई पे डाउट तब करें या एएसआई पे प्रश्न चिन्ह तब उठाएं जब उन्होंने कोर्ट में, जो कोर्ट ने उनको मैंडेट दिया था, उस मैंडेट से बाहर जाके काम किया हो। कोर्ट ने उनसे जितने प्रश्न पूछे थे उतने प्रश्नों का एएसआई ने बिंदुवार तरीके से जवाब दिया। लेकिन उस पर तो हिंदुवादी होने तक के आरोप लगा दिए गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कुछ लिखा भी है। मैं वही कह रहा हूं ना कि ओवैसी साहब जो हैं वो एक पॉलिटिशियन है। वो इस केस में ना लॉयर है, ना इस केस में वो पार्टी है, ना इस केस में वो कभी बहस के दौरान आए, ना कभी आपने देखा, ना मैंने देखा, ना 92 डेज के सर्वे में आए। तो एक पॉलिटिशियन होने के नाते आदमी पब्लिक ओपिनियन के आधार पे कुछ भी कह सकता है, पर लीगल बेसिस इस ओपिनियन की नहीं है। लीगल बेसिस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने जैसे आपको रिकॉर्ड गिनाया, एक एक दिन, हर एक क्षण, हर एक वक्त इस केस में मैं मौजूद रहा हूं कोर्ट में। और कोर्ट की तो प्रोसीडिंग शायद उन्होंने देखी भी नहीं है। तो कोर्ट ने अपॉइंट किया है एएसआई, आप उसको हिंदूवादी कह रहे हैं। जो कोर्ट ने अपॉइंट किया, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिन्होंने जिस संस्था को अपॉइंट किया, आप उसमें कुछ भी आप लांछन लगा सकते हैं, कोई भी बातें कर सकते हैं, पर इसके कोई लीगल बेसिस नहीं। आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के पहले और अब रिपोर्ट के आने के बाद नैरेटिव कितना बदले? देखिए, हम लोग तो एक लीगल रिसर्च के आधार पे केस चल रहा है। हम ना कोई पॉलिटिशियन है, ना हम नैरेटिव बिल्डिंग का काम करते हैं। हम तो सिर्फ एक जो ज्ञान व्यापी का सच है वो सच यही है। मैं आपके सामने इसको दोबारा कहना चाहता हूं बहुत ही स्ट्रांगली कि वो एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से नमाज की जा रही है, वहां पे गलत ढंग से मस्जिद का उपयोग करने का काम किया जा रहा है और सिर्फ मंदिर के परिसर को ही मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। ये एक इस केस का कटु सत्य है, चाहे उसको कोई आज मान ले, चाहे 2 साल बाद मान ले, चाहे 1 साल बाद मान ले। इसलिए एएसआई ने लिख दिया, ये एएसआई ने बात लिखी है कि यहाँ पे 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया। एएसआई ने यह भी कहा है कि यहाँ पे लार्ज हिंदू मंदिर था। तो ये सारी बातें जो एएसआई ने कही है फैक्ट्स के आधार पे कही है, रिसर्च के आधार पे कही है, डेटा के आधार पे कही है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी कुछ भी बात कर सकता है, पर हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और बहुत जल्दी इस केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं और इस केस को जीतने का काम हम लोग करेंगे। सर एक चीज और था कि जो जीपीआर की बात की जा रही थी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार बहुत अहम साइंटिफिक इसका टूल होने वाला है, और जो मेन गुंबद है उसके नीचे जीपीआर के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या वही वो गर्भगृह था, वहीं पे कोई ऐसा शिवलिंग रहा है। तो इस बारे में कुछ रिपोर्ट ने बताया है क्या? क्या एएसआई ने ये कहा है कि जीपीआर सर्वे के दौरान जहां जहां उनको कोई स्ट्रक्चर, देखिए जीपीआर सर्वे जो है वो ये बताता है कि इसके नीचे क्या टोटल हॉलो है या इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है। तो एएसआई ने जो ओपिनियन दी है जीपीआर सर्वे में, उसमें उन्होंने बताया है कि किन किन स्लॉट्स में, क्योंकि जीपीआर सर्वे क्या होता है, एक ट्रॉली जैसी मशीन होती है जिसको एक तरफ से दूसरी तरफ तक खींचा जाता है, दो लोग उसको खींचते हैं, तो वो जब रेज नीचे फेंकती है तो एएसआई ने पॉइंट आउट किया कि इन जगहों पे उनको नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये बात एएसआई ने कही है। अब वो तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका दायरा बहुत ही सीमित था, यहाँ कोई एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, यहाँ कोई डिगिंग नहीं होती, तो जीपीआर सर्वे जितना बता सकता था उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जीपीआर सर्वे ने बताया है। अच्छा, अब एक सवाल बिल्कुल आखिरी के एक आध सवाल है। बड़ी अब तेज चर्चा ये कही जा रही है, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने कहा है कि अब जबकि बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है, नंगी आंखों से शीशे की तरह चीजें साफ हो गई हैं, अब मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए और इस पर एक कोई फैसला होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए। आपको लगता है कि बातचीत के टेबल पर बैठने की स्थिति आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट अब सामने आ गई? देखिए, मैं राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान था और राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान उस समय सुप्रीम कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा दिया कि कॉम्प्रोमाइज में जो बातें हो रही हैं आप नहीं बताइएगा, पर राम मंदिर के कॉम्प्रोमाइज के दौरान ये बातें हुई कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर इसके अलावा किसी और पे बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर राम मंदिर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता तो आज ना काशी पे बात होती ना मथुरा पे बात होती। आज अगर काशी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो भोजशाला में जो माँ वाघ देवी का जो स्थान है, जहाँ पे हवन कुंड यज्ञ कुंड में थूका जा रहा है, संस्कृत की ऋचाएं मिटाई जा रही हैं, उस पर बात नहीं होगी। जो कुतुब मीनार में हिंदू मंदिर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, फिर उस पर बात नहीं होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं किसी ऐसी बातचीत की टेबल पे नहीं बैठूंगा जहां ये फॉर्मूला होगा कि इसके अलावा कोई और चीज पे बात मत करिए। बातचीत सिर्फ और सिर्फ इतनी हो सकती है, और वो आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, सबके सामने यही बातचीत है कि वो इस परिसर को छोड़ के चले जाए, यही बातचीत हो सकती है। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट लैंड दे दी जाए 5 एकड़ की, पैसिफाई करने का काम कर दिया जाए, ये बातचीत नहीं हो सकती है। आप इस समाज की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया 350 साल तक, और ये चीज अब नहीं चलेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पे कब्जा कर लिया, 2017 तक उस पर इलीगल कब्जा रहा। 2017 में इलाहाबाद, मैं आपको सच्चा एक लीगल किस्सा बता रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन है, यहाँ पे मस्जिद कैसे बन सकती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि यहाँ पे वक्फ नहीं है और गलत ढंग से यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, पर उसके बाद भी उनको ऑल्टरनेट लैंड दी गई। तो ये पैसिफाई करने का काम ना समाज ने मुझे सौंपा है, ना मेरे क्लाइंट्स ने मुझे सौंपा है, और ना मैं किसी भी ऐसी बातचीत के टेबल पे ना मेरे क्लाइंट्स बैठेंगे जहां पे इस तरह का कोई फॉर्मूला निकलेगा। नहीं, फिर तो चीजें एंडलेस हो जाएंगी, फिर एक के बाद एक 2000 मस्जिदों तक बात भाई पहुंच ये बताइए, जाएगी। जब आक्रमण हुआ था तो एंडलेस चीजें नहीं थी। जब इस देश पे गुलामी के काल था, गुलामी के काल में एंडलेस चीजें हुई, एंडलेस मंदिर तोड़े गए। तो आज जब संविधान आया तो संविधान ने हमें हक दिया है कि उसको रेस्टोर करें। तो जब आपने एंडलेस काम किया है तो एंडलेसली उसको वापस लिया जाएगा। ये तो वैसी बात हुई कि क्योंकि गुंडा जो है, कोई एक गुंडा किसी के घर में घुस जाए, 10 कमरे कब्जा कर ले, और जब आदमी कहे कि हमारे कमरे खाली करे तो कहेंगे अच्छा आपने 9 में से 1 तो खाली करा लिया, चलिए आप 8वां भी ले लीजिए, पर बाकी 7 पे बात मत करिए। ये तो उस तरह की बात हुई। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वही गलत है, जो आप इन सारी जगहों पे आपने कब्जा किया वही गलत है। और ये आज माननीय अभिषेक जी, मैं वही बात कहना चाहता हूं, वैसी बात हो रही है जब भगत सिंह ने कहा था पूर्ण स्वराज, तो पूर्ण स्वराज की जब बात उन्होंने कही थी तब वो क्रांति लगती थी लोगों को, लोग कहते थे डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए। आज पूर्ण स्वराज की जब बात भगत सिंह ने कही थी उस समय लगता था बड़ी एग्रेसिव बात कर दी है। आज जो बात मैं कह रहा हूं ये एग्रेसिव बात नहीं है, ये लीगल बात है, इस देश की आत्मा, इस देश की अस्मिता से जुड़ी हुई बात है। इसलिए उन जगहों की बात हो रही है जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। जाके जरा भोजशाला के लोगों का दर्द देखिए, जो वहां पे वो मध्य प्रदेश में लोग झेल रहे हैं। कुतुब मीनार में वो दंश देखिए जहां पे आज भी टूरिस्ट आते हैं और ये पढ़ते हैं कि 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। क्या इस देश की अस्मिता, इस देश के सम्मान को ये चीजें ठेस नहीं पहुंचाती हैं? और क्या इस देश के बहुसंख्यक समाज का ये हक नहीं है कि अपने सम्मान को वापस ले?
अपनी डिग्निटी से वापस नहीं, दें। लेकिन जब आप ये कहते हैं तो आरएसएस प्रमुख का भी एक बयान याद आता है जब वो कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय क्या ढूंढना। अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने ये बयान दिया था। नहीं तो लगता हम नहीं लोग कि हर जगह शिवालय कहाँ ढूंढ रहे हैं? कृष्ण जन्मभूमि में हम शिवालय नहीं ढूंढ रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि में हम लोग अपने आराध्य को ढूंढ रहे हैं। भोजशाला में हम माँ वाग देवी को ढूंढ रहे हैं। हर जगह नहीं ढूंढ रहे हैं, वहां ढूंढ रहे हैं जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। और माननीय संघ प्रमुख का बयान का आप दूसरा पार्ट देखते हैं। उन्होंने पहले पार्ट ये भी कहा था कि ज्ञानव्यापी की एक सच्चाई है और वो सत्य है, उस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है, पर उस बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञानव्यापी के केस को, ज्ञानव्यापी के सच को अप्रूव किया था, पर उस अप्रूवल के बारे में कोई बात नहीं करता है। जो उन्होंने दूसरी बात कही उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और हम लोग भी यहाँ विवाद नहीं बढ़ाना चाहते। मैं आपके सामने दोबारा कहना चाहता हूँ, यहाँ पे उन्हीं जगहों की बात हो रही है जहां पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। और जो जगह हमारी आस्था के केंद्र हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं यहाँ पे आपसे बनारस में, काशी में बात कर रहा हूं। कभी आपके पास अगर मौका हो तो मेरे साथ जरा लाड भैरव चलिएगा। लाड भैरव में भारी एक शिवलिंग है वहां पे। आज वहां पे त्रिपाल भी नहीं रख पा रहे हैं, मंदिर भी नहीं बना पा रहे हैं, शिवलिंग के सामने आके नमाज की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे आए दिन रहती है। क्या ये संवैधानिक इंडिया में पॉसिबल है? ये आपने कैसे संविधान की रचना की है जहां का बहुसंख्यक समाज आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार मांग रहा है, और जगह माइनॉरिटी कम्युनिटी कहती है कि हमें इक्वालिटी का अधिकार दीजिए, हमारे साथ समानता करिए, हमें डिग्निटी दीजिए हमारी। यहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमें हमारी डिग्निटी दीजिए। तो आप लाड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहाँ गया? नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके लिए थोड़ी ना लागू होता है लाड भैरव के लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कृतिवासेश्वर के लिए थोड़ी ना लागू होता है। कृतिवासेश्वर में मस्जिद परिसर के अंदर ही शिवलिंग लगा हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू होता है जहां पे एक आपने वैलिड मस्जिद बनाई, यहाँ पे आपने एक वैलिड मंदिर बनाई, उसको कोई कन्वर्ट नहीं करेगा। पर अगर आप मंदिर परिसर को ही मस्जिद के रूप में उपयोग कर रहे हैं, वहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप की बात करता है कि धार्मिक स्वरूप क्या होगा 15 अगस्त 1947 को। तो धार्मिक स्वरूप इन सारी जगहों का एक हिंदू मंदिर का था। चलिए, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ये परिसर, ज्ञानवापी परिसर, आपके हिसाब से कब तक आपको मिलेगा? बहुत जल्दी मुक्त होगा। कोई वकील कभी टाइमलाइन नहीं दे सकता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट की प्रक्रिया में जो समय लग जाए, हम हर एक दिन तैयार हैं, लीगल तैयारी से आते हैं और लीगल तैयारी से अपना काम कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द जितना हमारे अंदर ईश्वर ने हमें क्षमता दी है, उस क्षमता को उपयोग करते हुए हम इसको मुक्त कराएंगे। आप इतना मुखर होकर के बोल रहे हैं, आपको सुरक्षा का खतरा नहीं है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सुरक्षा तो हर आदमी की ईश्वर करता है। मेरे पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको सुरक्षा चाहिए, तो मेरे पिताजी ने कहा था मेरी सुरक्षा भगवान राम कर रहे हैं। तो जिसके साथ ईश्वर है, जिसके साथ सत्य है, और उसको सुरक्षा का कभी कोई डर नहीं होता है, क्योंकि हमें वी हैव नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये हर जगह बोलता हूँ, और हमें इसमें हमारा कोई और ऑब्लिक मोटिव नहीं है। एकदम सीधा सीधा हमारा है कि यहाँ पे जो धर्म हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर मैं चला जाऊंगा तो आगे आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी। ये जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस की बैटल है, सिविलाइजेशनल बैटल है, चलती रहेगी, तो मुझे कोई डर नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे विष्णु जैन, और इन्होंने खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बातें कही। कुमार अभिषेक, आज तक।